मेहरबा एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्जेशन। हमारे आज जो गेस्ट हैं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए। वेरी फेमस शायर फाजिल जमीली। फाजिल अंकल, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला। हम काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं एक टाइम ढूंढने का और हो नहीं पाया है, बट आई एम रियली ग्लैड कि अभी हम बात कर सकते हैं। हाँ, बस कुछ ऐसा रहा क्योंकि प्रेस क्लब के इलेक्शन थे, फिर उसके बाद की पोस्ट इलेक्शन कुछ मसरूफियात आ जाती हैं, फिर कुछ मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। तो बहरहाल मुलाकात हो ही गई। जी, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आप कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट बने हैं वापस से। आई थिंक तीसरी या चौथी बार बने हैं, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। चौथी बार। चौथी बार बने, वाओ। एंड सेकेंडली, आप कुछ टाइम पहले दुबई एक्सपो में आपकी पोएट्री को वर्ल्ड पोएट्री ट्री में प्रेजेंट किया गया। 400 लोगों में से 5 पाकिस्तानी थे जिनकी पोएट्री को प्रेजेंट किया, उनमें से एक आप थे। तो उसके लिए भी कंग्रेचुलेशंस। एक बहुत बड़ा ऑनर है कि आपने हमारे मुल्क को इतने बड़े स्टेज पे रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू विलियम। आप अगर ये बता सके हमें कि वर्ल्ड पोएट्री ट्री है क्या और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट तो एक तो ये है कि जो एक्सपो 2020 दुबई हो रहा है, वो यूं समझिए कि एक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो वो हो रहा है, जिसमें कोई 192 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान का पवेलियन भी है और बाकी तमाम मुल्कों के, और जो अपनी अपनी सकाफत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आने वाले जो बरसों में उनका क्या विजन है टेक्नोलॉजी के हवाले से या बाकी और जो प्रोग्रेस मुख्तलिफ शोबों में वो कर रहे हैं, तो वो उसको वहाँ पे डिस्प्ले भी किया हुआ है उन्होंने, और वो उसको दिखा रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड पोएट्री ट्री है, ये उसी का हिस्सा। ये इनिशिएटिव बेसिकली एक वही यूएई के पोएट हैं खासे फेमस खालिद साहब, तो उनका ये इनिशिएटिव रहा और उसको सपोर्ट जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट ने किया। तो इसका बेसिक थीम है होप, लव एंड क्या कहना चाहिए, पीस। बेसिक थीम इसका ये था। और इसमें उन्होंने कोई पूरी दुनिया से 400 पोएट्स का सिलेक्शन किया, और जिसमें मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे भी उन्होंने अप्रोच किया। और शुरू में तो जाहिर है मैं थोड़ा हेजिटेंट था, क्योंकि मैंने कहा मैंने इंग्लिश में तो पोएट्री की नहीं है, मैं उर्दू पोएट हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई मसला नहीं है, या तो हम उसका खुद ट्रांसलेट करा लेंगे या आप इसकी ट्रांसलेशन अपनी पोएम की भिजवा दीजिए। तो फिर मेरे दोस्त हैं जो खुद भी बहुत अच्छे शायर हैं उर्दू के, और इक्वली वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखते हैं, शर्जील साहब, शहजाद शर्जील, वो इस्लामाबाद में होते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार शर्जील, इस तरह की अपॉर्चुनिटी है और मुझे अपनी एक आध नाज़्म का तर्जुमा कराना है। तो उन्होंने बहुत काइंडली वो करके दिया, बहुत अच्छा तर्जुमा किया। मैंने पढ़ा था, बहुत खूबसूरती से उसको ट्रांसलेट किया था। जी। तो वो फिर मुझे है कि उसकी सिलेक्शन भी हो गई और फिर वो एंथोलॉजी में पब्लिश भी हो गया। तो ये एक मेरे लिए भी ऑनर है, मेरे कंट्री के लिए भी ऑनर है। और ये एंथोलॉजी फर्स्ट टाइम शाया हुई है, और इसका अगला एडिशन जो है, जब अगला ओसाका जापान में एक्सपो होगा 2025, तो उसमें इसका अगला एडिशन फिर शाया होगा, और इंशाल्लाह आप उसमें भी होंगे। आपने ये जब बात की तो मुझे याद आया कि कुछ सालों पहले मुझे तहतुल लफ्ज़ कुछ पढ़ना था, स्कूल में कंपटीशन हो रहा था। तो मम्मा ने मुझे एक नज़म निकाल के दी, फाजिल जमीली की नज़म थी, आप शायद जानते होंगे उन्हें। वो नज़म थी, ए दरख्तों तुम्हें जब काट दिया जाएगा और तुम सूख के लकड़ी में बदल जाओगे। तो उसके बाद जब इत्तेफाक से इसी नज़्म का जो है सिलेक्शन बिल्कुल, तो मुझे इतनी खुशी हुई वो देख के कि यही नज़्म उसमें आई है कि लाइक मैं इस नज़्म को जानता हूँ और मैं फाजिल जमीली को पढ़ता हुआ बड़ा हुआ हूँ। तो बहुत ही फख्र की फीलिंग आई मुझे।
ये आपकी मोहब्बत है। नहीं नहीं, और मेरी दरख्वास्त है कि इस नज़म को शायर की ज़बानी सुना जाए। हाँ, इसकी कुछ लाइनें सुना देता हूँ। ये दरख्तों, तुम्हें जब काट दिया जाएगा और तुम सूख के लकड़ी में बदल जाओगे, ऐसे आलम में बहुत पेशकशें होंगी तुम्हें, तुम मगर अपनी रिवायत से न फिरना हरगिज, शाह की कुर्सी में ढलने से कहीं बेहतर है किसी फुटपाथ के होटल का वो टूटा हुआ तख्ता बनना। मैले कपड़ों में सही लोग मोहब्बत से जहां बैठते हैं, किसी बंदूक का दस्ता भी नहीं होना तुम्हें, चाकू छुरियों को भी खिदमात ना अपनी देना, ऐसे दरवाजे की चौखट भी ना बनना हरगिज, जो मोहब्बत भरी दस्तक पे कभी खुल न सके। ए दरख्तों, तुम्हें जब काट दिया जाएगा और तुम सूख के लकड़ी में बदल जाओगे, कोई बैसाखी बनाए तो सहारा देना, और कश्ती के लिए इतनी मोहब्बत से तुम आगे बढ़ना कि समुंदर की फराखी भी बहुत कम पड़ जाए। अपने पतवार मेरे बाजुओं जैसे रखना, जो किसी और की ताकत के सिवा जिंदा है, मेरी दुनिया के अभी वाक़िफ़े उल्फत ही नहीं, मेरे बाजू भी मोहब्बत के सिवा जिंदा है। बहुत ही खूबसूरत शायरी है ये। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि शायरी इस तरह से लिखी जाती है कि उसको समझना अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन आपकी ये वाली जो नज़म है ये इस तरह की है कि कोई भी पढ़े तो काफ़ी जल्दी उसको समझ में आ जाता है कि कहा क्या जा रहा है और इसके पीछे की मायने क्या है। तो ये क्या आपने जान के किया या ऐसे ही हो गया? देखिए, जब आप पोएट्री का ज़ाहिर है आगाज करते हैं किसी भी एज के किसी भी हिस्से में, तो उससे के बाद आप इन्फ्लुएंस भी लेते हैं, इंस्पायरेशन लेते हैं। जब आप दूसरे असातिज़ा को पढ़ते हैं, तो लकीली मेरे साथ ये इशू रहा कि मैं शुरू से ही बहुत ही सादा ज़बान में कहना शुरू कर दिया था। शुरू की भी मेरी गज़लें अगर देखें या नज़में देखें, तो उसमें जो है वो जो ज़बान व बयान है वो बहुत सिंपल है, सादा है और वो बहुत डायरेक्ट है। तो ये यूँ समझो कि ये भी कुदरत की तरफ से एक कुदरत की वदीयत है कि आपको ज़्यादा मुश्किल तराकीब और बहुत ज़्यादा अपना लफाजी न करनी पड़े अपना इजहार करने में। बिल्कुल। ये एक तरह का आर्ट है और ये मैं समझता हूँ कि कुदरत की वदीयत है, जो मैंने असातिज़ा को पढ़ा या उनसे सीखा या अपने दीगर सीनियर शोरा के साथ उठा बैठा तो उनसे सीखा, तो ये ग्रेजुअली एक मेरा ज़ाहिर है वो बनता चला गया। सही। अच्छा, आप साथ में सहाफ़ी भी हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आपने पहले कॉलम लिखा या शेर? पहले तो शेर ही लिखा। कौन से साल में? अभी मैं स्कूल में था, इलियान, उस वक्त मैं 5वीं क्लास में था। ओह वाह। और वो पहला शेर भी आपको सुना देता हूँ। वो पहला शेर जो मेरा था वो था कि सोच कुछ बढ़ने लगी है, सोच कुछ बढ़ने लगी है, ज़हन पुख्ता हो गया है। सोच कुछ बढ़ने लगी है, ज़हन पुख्ता हो गया है, देख कर चलना पड़ेगा, सहन पुख्ता हो गया है। वाह। ये क्या स्कूल के दिनों में जब पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही थी तब लिखा था? स्कूल के दिनों में। लेकिन काफी अच्छा शेर है ये तो, और लाइक ग्रेड 5 में लिखना है तो और भी एक स्किलफुल चीज है काफी। क्योंकि मैं बहुत ही रिमोट एरिया में रहते थे, वहाँ कच्चे सहन होते हैं। अच्छा। अमूमी तौर पे गलियां भी कच्ची, तो वो पता नहीं, शायद मुझे कहीं कोई इस तरह का तस्वर आया कि जी अब बहुत ही देख संभल के चलना पड़ेगा कि अगर सहन पुख्ता हो गया है तो फिसल भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। वाह।
अच्छा, फाजिल जमीली शायर, फाजिल जमीली प्रेस क्लब प्रेसिडेंट और फाजिल जमीली जर्नलिस्ट, सबसे एंजॉयबल टू लीस्ट एंजॉयबल इन तीनों को रैंक करें। देखिए, जो मेरा पैशन है वो तो पोएट्री है, और मेरा दिल ज्यादा पोएट्री के साथ ही लगता है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं एडिटर हूँ, मैं कराची प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे लिए सानवी हैसियत रखती हैं। मैं अपने आप को अगर कहीं रेट करता हूँ या अपने आप को रिलेट करता हूँ, तो वो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी शनाख्त चाहता हूँ एज अ पोएट। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि शायरी जो है वो मेरा पैशन है, और सहाफत जो है वो मेरा प्रोफेशन है। ओके, सही। और आपने मेंशन किया आप कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, हमारी उस पर स्टार्टिंग में भी बात हुई, आप 4 टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं कराची प्रेस क्लब के। और मैं कल ही लिस्ट देख रहा था फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की, और जो हैं उसकी जो लिस्ट थी, तो उसमें मैंने देखा कि 2 नामों के बीच में कलीमुल्लाह समीउल्लाह समीउल्लाह कलीमुल्लाह चले जा रहा है आप और इम्तियाज फरहान। तो जी मुझे ये जी। पूछना था कि जो बीच में दूसरे एक आध नाम आए हैं, उन्हें क्या बस टीम का हिस्सा बनाने के लिए रखा गया था? एक्चुअली जो कराची प्रेस क्लब का आइन है, या जो कराची प्रेस क्लब की बाइंडिंग है, कोई भी ओहदेदार जो है वो कंटिन्यूअस 2 साल के बाद तीसरे साल लड़ नहीं सकता। ओह, ओके। तो ये जो मजबूरी आती है बीच का गैप, तो उसमें फिर कोई दूसरा आ जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो गैप नहीं होता तो आप दोनों ही चलते रहते। नहीं, शायद मैं भी ना आ पाता, इम्तियाज खान ही होता। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी कि सहाफत और शायरी दिखने में तो बहुत अलग अलग चीजें लगती हैं, लेकिन कई ऐसे सहाफी हैं जो शायरी करते हैं। तो क्या सहाफत और शायरी में कोई ऐसा ताल्लुक है जिसके बारे में हम नहीं जानते? देखिए, माजी में अगर आप सहाफत को देखें, खासकर उर्दू सहाफत को, तो उसमें बहुत बड़े बड़े अदीब शायर इससे वाबस्ता रहे। खुद फैज साहब भी एक अखबार के एडिटर रहे, अहमद नदीम कासमी साहब एडिटर रहे, मौलाना चिराग हसन हसरत, हसरत मुहानी, मौलाना जफर अली खान, जितने भी नाम गिनवाते चले जाएं, तो ये बड़े बड़े लोग सहाफत करते रहे, और बड़े अदीब भी थे और शायर भी थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत ही करीबी रिश्ता तो है। और जो अदब है, लिटरेचर जिसे कहना चाहिए, वो आपकी राइटिंग को बहुत इनरिच करता है। अगर आप एक राइटर हैं, एक अच्छा लिखने वाले, आपकी तहरीरें बहुत अच्छी हैं, तो वो अगर आप सहाफत कर रहे हैं, कोई आप आर्टिकल लिखते हैं, इदारिया लिखते हैं, या इवन कुछ अपना न्यूज़ भी लिखते हैं, तो उसमें एक वो बड़ा अच्छा टच आता है, जो लिटरेरी टच आता है। तो वो फी ज़माना मैं समझता हूँ कि जब से ये जो मास कम्युनिकेशन और ये सारी सिलसिले आए हैं, और वहाँ से जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ के आ रहे हैं, तो उनकी ज़बान बयान में वो इनरिचमेंट नहीं है, वो अदब की चाशनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अदब कम पढ़ा हुआ है, किताबें नहीं पढ़ते, वो सिर्फ एक चलते हुए ज़्यादा ज़्यादा अखबार पढ़ लिया, टीवी सुन लिया, हेडलाइन सुन ली, तो उससे उनकी तहरीरों में वो चाशनी या वो गहराई नहीं आ रही जो कि पुराने ज़माने की जो सहाफत थी उसमें था। तो मैं तो बिल्कुल नए लोगों को भी हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि भाई आप किताबें ज़रूर पढ़ा करें, शायरी पढ़ा करें, नावल पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, बड़े अदीबों को पढ़ें, अफसाने पढ़ें। तो उससे आपकी तहरीरों में बहुत ज़्यादा यूँ समझो कि शगुफ्तगी पैदा होगी, चाशनी पैदा होगी, एक गहराई पैदा होगी, ठीक है ना, और पढ़ने वालों को उसका और ज़्यादा लुत्फ आएगा। चलें, थैंक यू वेरी मच फाजिल अंकल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड मैंने तो आपकी शायरी सुन के तो मैं बस बहुत खुश हो गया आज। तो थैंक यू वेरी मच, एंड ऑन दैट नोट, दिस इज रियान अल करीम साइनिंग ऑफ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।